हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपन लोग पढ़ रहे हैं सेल। सेल के बारे में। तो सेल होते हैं दो प्रकार के। एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में तुम लोगों को अभी पहले हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा विद्युत लेपन होता है, धातुओं का निष्कर्षण होता है, धातुओं का शोधन होता है। वो कहलाता है विद्युत अपघटनीय सेल। माने विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। यानी विद्युत अपघटनीय सेल में अपन लोग बाहर से विद्युत धारा को भेजते हैं, तब उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मीन्स ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। और दूसरे होते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, माने लाइट बनती है, जिसका अपन लोग उपयोग करते हैं। जैसे जी घड़ी के सेल हैं, मोबाइल की बैटरी है, रेडियो के सेल हैं, ठीक है। जितने भी जो सेल वगैरह अपन लोग यूज करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती है? विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत। तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। माने इसमें केमिकल के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका अपन लोग उपयोग करते हैं घड़ियों को चलाने में, रेडियो को चलाने में, मोबाइल की बैटरियां हैं, ये सब क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल होती है दो प्रकार की। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कहलाती है यूज एंड थ्रो, जिन्हें हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते, जिनका उपयोग करने के बाद उन्हें हम फेंक देते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकें, वे कहलाती हैं द्वितीयक सेल। ठीक है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, तो इसे अपन लोग फिर से चार्ज कर लेते हैं, तो ये द्वितीयक सेल है। जैसे घड़ी का सेल है, ये रेडियो के सेल है, इन्हें अपन लोग फेंक देते हैं, ये प्राथमिक सेल है। यूज करने के बाद में फेंक दिया जाता है, ये प्राथमिक सेल। ठीक है। तो प्राथमिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय, अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है पूरा, लेकिन उत्पाद फिर अभिकारक में नहीं बदल पाता है। जबकि द्वितीयक सेल में जो होता है कि अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, लेकिन उत्पाद फिर से अभिकारक में बदल जाता है। तो उनमें उत्क्रमणीय होते हैं, द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय होते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत अपन लोग पढ़ रहे हैं आज अपन कौन सा? गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। इसके द्वारा अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ध्यान रखना, विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल दोनों में अंतर है। ये अंतर तुम लोग पढ़ सकते हो। जैसे विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड माइनस होता है और एनोड प्लस होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है, उल्टा होता है। विद्युत अपघटनीय सेल का विद्युत रासायनिक सेल उल्टा होता है, कैथोड एनोड, लेकिन क्रियाएं एक सी होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा, चाहे वो विद्युत अपघटनीय हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चीज लगा है इसमें जो लवण सेतु, विद्युत अपघटनीय सेल में इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल बिना लवण सेतु के पूर्ण सेल नहीं बन सकता है, इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है इसमें। तो जी इसमें कुछ अंतर है जो तुम लोगों को नोट्स में दिए जाएंगे, ये पढ़ लेना, सिंपल है। ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग विलयनों में रखते हैं, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबो दिया जाता है। तो ये अंतर याद रखना। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत अपन लोग पढ़ रहे हैं आज अपन डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले गैल्वेनी ने सेल बनाया था विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी और वोल्टा ने। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल, ये दो सेल आते हैं, तो वही इसी के आधार पर है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत इसमें हम देखते हैं ये दो अलग अलग बर्तन हैं, पात्र हैं। ये एक बर्तन है, इसमें भरा हुआ है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन,
और इसमें जिंक की छड़ ये डूबी हुई है। इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन और कॉपर की छड़ डूबी हुई है। दोनों इलेक्ट्रोडों को यानी जिंक की छड़ को और कॉपर की छड़ को एक तार के द्वारा हम एक विद्युत बल्ब से जोड़ देते हैं। यहाँ पर विद्युत बल्ब नहीं लगाना हो तो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के विक्षेप से हमें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होने लगी है। दोनों विद्युत के विलयनों को एक यू आकार की नली होती है, लवड़ सेतु कहलाता है जी, लवड़ सेतु, इसके द्वारा दोनों को जोड़ देते हैं। इसमें से विलयन एक दूसरे में नहीं आ जा सकते, केवल इनके आयन का अभिगमन होता है। तो लवड़ सेतु विद्युत रासायनिक सेल के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसके द्वारा आयनों का अभिगमन होता है, सेल का परिपथ पूर्ण होता है। ठीक है, ये सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सेल काम ही नहीं करेगा। तो ये इसकी रचना हो गई। अब जैसे अब इसकी कार्यविधि क्या है, जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जिंक से क्या होता है, जिंक में ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो जी Zn+2 आयन ये चली जाती है विलयन में, यहां पर Zn+2 आयन आ जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रह जाती है कहां, छड़ पर, जिससे छड़ हो जाती है ऋणावेशित और विलयन हो जाता है कैसा, धनावेशित, और छड़ हो जाती है ऋणावेशित। इस कारण से जिस सेल का क्या कहलाता है, ऋण ध्रुव, और चूंकि इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इस कारण से इसे एनोड कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कॉपर की छड़ को डुबोया जाता है तो विलयन से Cu+2 आयन, कॉपर आयन चली जाती है छड़ पर, और जो सल्फेट आयन है SO4-, ये माइनस आयन रह जाती है विलयन में, जिससे विलयन हो जाता है ऋणावेशित और छड़ हो जाती है धनावेशित। ठीक है, तो इसमें कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो Cu+2 में बदल जाता है। ठीक है, इस कारण से ये कहलाता है कैथोड, और धन ध्रुव इसे कहते हैं क्योंकि इस पर अपचयन की क्रिया हो रही, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इस कारण से सेल का कैथोड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तार से होते हुए, इससे होते हुए इलेक्ट्रॉन वो पहुंचते हैं यहाँ पर, इस छड़ पर पहुंचते हैं जी, जिससे ये कॉपर इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वो Cu+2 आयन में बदल जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा की दिशा होती है उल्टी। विद्युत धारा जो बहती है वो कैथोड से एनोड की ओर बहती है, यानी विद्युत धारा ऐसी बहती है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसा होता है, उल्टा रहता है। इसको ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा उल्टी होती है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर और विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो एक रिएक्शन जी हो गई, एक रिएक्शन जी हो गई। जी ऑक्सीकरण है जो एनोड पर होती है, जी अपचयन है जो कैथोड पर होती है। अगर इन दोनों रिएक्शनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, अगर समीकरण पहला प्लस दूसरा दोनों को जोड़ दिया जाए तो Zn प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके जी कैंसिल हो जाएंगे। इट गिव्स, प्राप्त होगा Zn+2 और Cu, यहां पर +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉपर आयन है जी, जो विलयन से Cu+2 आयन छड़ पर चले गए थे और सल्फेट आयन रह गए थे विलयन में, तो छड़ हो गई थी धनावेशित और विलयन हो गया था ऋणावेशित। तो Cu+2 आयन ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर आ रहे, इन कॉपर आयनों ने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए थे वो कॉपर ठोस में बदल गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर Cu+2। तो जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, LHS जुड़ेगी, Zn लिख दिया प्लस Cu+2 लिख दिया।
फिर अभी उत्पाद में Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। जब कुछ ना लिखा हो तो उसको हम सॉलिड ही कहते हैं जी, सॉलिड है, ये सॉलिड है। ये होती है कुल सेल अभिक्रिया, ये कुल सेल अभिक्रिया कहलाती है। इस सेल में जिंक की छड़ का भार घटता है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर की छड़ जो है उसका भार बढ़ता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। इसमें जो ध्यान रखना है, जिंक की छड़ के भार में कमी आती है और कॉपर की जो छड़ है उसकी भार में वृद्धि होती है। तो जिस तरह से होता है क्या, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण में इसको कर सकते हैं। तो इसकी रचना, कार्यविधि में एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, जी एक अर्ध सेल अभिक्रिया, जी एक अर्ध सेल अभिक्रिया, क्योंकि जी एक अर्ध सेल, आधा सेल जी और आधा सेल जी, जब लवण C2 से जोड़ दो तो दोनों पूर्ण सेल बन जाती है। और कुल सेल अभिक्रिया के लिए हमेशा ऑक्सीकरण ऑक्सीजन अभिक्रियाओं को जोड़ करके लिखना पड़ता है। ठीक है, जो इसमें जैसे इसके उत्पाद में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अभिकारक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जी कट जाती है। अगर अभिकारक और उत्पाद में अगर अलग अलग चीजें माने समान चीजें अगर हैं तो वे कट जाती हैं। और बाकी जोड़ने का तरीका वही है, अभिकारक अभिकारक प्लस करके लिख दो, उत्पाद उत्पाद प्लस करके लिख दो। एक कुल सेल अभिक्रिया है। इस तरह से बल्ब जलने लगता है। तो ये कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल की ये रचना, कार्यविधि और उसकी ये सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के सूत्र को लिखा जाता है। तो सूत्र को लिखने के लिए हमें याद रखना पड़ता है क्या, लॉन। इसके लिए हम लॉन याद रखते हैं, LOAN, लॉन। लॉन का फुल फॉर्म क्या हुआ, L माने लेफ्ट यानी बाईं तरफ, O माने ऑक्सीडेशन यानी माइनस, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन क्रिया, A माने एनोड कहलाएगा, वो N माइनस माने नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, उसे एनोड कहेंगे, वो नेगेटिव का काम करेगा यानी माइनस का काम करेगा। तो अगर सेल के में सूत्र को लिखना है तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, तो लिख दिया हमने जैसे Zn सॉलिड यानी जी छड़। फिर अर्ध सेल के लिए एक लाइन लगाती है, ऐसी खड़ी लाइन। फिर जिस विलयन में डूबी है उस विलयन को लिख दो ZnSO4 एक्वस। सांद्रता हमेशा 1 मोलर रखती है, तो 1 मोलर लिख दो, 1 m लिख दो। लवण सेतु के लिए लगाई जाती है हमेशा 2 लाइनें, 2 खड़ी लाइनें लवण सेतु के लिए। और फिर वही लिख दो क्या, कॉपर की छड़ CuSO4 एक्वस, वही 1 मोलर सांद्रता का, और 1 खड़ी लाइन अर्ध सेल के लिए, और कॉपर सॉलिड। और जे कहलाता है प्लस यानी कैथोड, और जे कहलाता है, इधर लिख दो -N। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक अर्ध सेल लेफ्ट हैंड साइड, इसी कारण से इसे कहा गया है कि माइनस एनोड, जे अर्ध सेल हो गया और दूसरे अर्ध सेल का हो गया जे वाला सूत्र। और दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु से जोड़ रहे हैं, तो लवण सेतु के लिए लगाई जाती है 2 खड़ी लाइन, और अर्ध सेल के लिए लगाई जाती है 1 खड़ी लाइन। विलयन की सांद्रता को छोटे कोष्ठक में 1m लिख दो, 1 मोलर। अवस्थाओं को सॉलिड है जैसे छड़, जिंक की और कॉपर की, तो S और S लिख दिया सॉलिड ठोस के लिए। और विलयन जलीय है तो ZnSO4 एक्वस लिख दिया, इधर CuSO4 एक्वस लिख दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है सेल का सूत्र। इसी में अपन लोग लवण सेतु को समझ सकते हैं। लवण सेतु एक U आकार की नली होती है जिसमें हम पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट का सांद्र विलयन भर देते हैं, या फिर जिलेटिन के साथ अगर वो भर देते हैं जो जेली का रूप धारण कर लेता है। और इसमें ऐसे अक्रिय विद्युत अपघट्ट लेते हैं जो इन विलयनों के साथ क्रिया न कर सके, इस कारण से उसे अक्रिय कहा गया है। माने इसमें ऐसा लिया जाएगा जो इसके साथ क्रिया ना करे, जैसे KCl ले लेंगे
तो इसके साथ क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर लगा देते हैं क्या, रुई टाइप की लगा देते हैं, वही गिलास यानी कांच की रुई टाइप की लगा देते हैं। इस लवण सेतु से आयनों का अभिगमन होता है, माने आयन आ जा सकते हैं। दोनों विलयनों को डायरेक्ट मिलने से जी रोकता है। दोनों विलयन डायरेक्ट नहीं मिल सकती कि जी विलयन इसमें चला जाए इसमें आ जाए, केवल आयन आ जा सकती है। तो जैसे ही ये क्षण ऋणावेशित हो गई, विलयन धनावेशित हो गया, तो दो अलग अलग उत्पन्न हो गया आवेश, एक धन एक ऋण। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है, जो अपन लोगों ने पढ़ा था, उस इलेक्ट्रोड विभव से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वो इसमें जी माइनस जी प्लस, तो प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु की लवण विलयन में रखा जाता है तो छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, और विलयन पर छड़ के विपरीत आवेश आ जाता है। जैसे ये छड़ ऋणावेशित तो ये विलयन धनावेशित, ये छड़ धनावेशित तो ये विलयन ऋणावेशित। इस तरह छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो जी इस तरह से तुम लोग समझ सकते हो लवण सेतु की कार्य और जी क्या कैसा करता है, जी सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को इस वीडियो में अभी इतने जी पढ़ो। ठीक है, फिर आगे और सोशल वगैरह जी बताएंगे। ओके।